नमस्ते जी आप सभी को। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं। एक बात बताएंगे। सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास हैं, शानदार हैं। जितने भी प्यारे साथी हैं। माला जी हैं, अभिषेक गुप्ता हैं, इमरान हैं, सहयोगिता हैं, अजहर अली हैं, रचना वर्मा हैं, हरीश हैं, त्रिशला कुमारी हैं, रितु जी हैं, मानसी यादव हैं, और आकाश कुमार जी हैं, ऋचा जी हैं, आलोक कुमार हैं, मिनी चंद्रा हैं, कुमार गौरव हैं। नमस्ते, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चे, आइए। हिस्ट्री। और ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेटा मध्यकालीन भारत के बारे में। भारत, ठीक है बच्चे। अभी देखो, पूर्व मध्यकाल में हमारे तीन राजवंश और रह गए हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, वह तीन राजवंश कौन कौन से हैं पूर्व मध्यकाल में, जो अभी हमें पढ़ने हैं बेटा? देखो, एक तो है आपका बंगाल का सेन वंश। ठीक है, ये हमें पढ़ना है बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बंगाल का सेन वंश, ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण वंश है। और यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बंगाल के सेन वंश से। तो एक हमें बंगाल का सेन वंश पढ़ना है। सेन वंश, ठीक है। दूसरा जो है हमें, वह पढ़ना है बेटा कश्मीर का कारकोट वंश। कश्मीर का कारकुट वंश हमें पढ़ना है। और जो तीसरा जो है हमें, वह चोल वंश पढ़ना है। ठीक है, नंबर थर्ड, हमें चोल वंश पढ़ना है। तो ये तीन राजवंश हमें पढ़ने हैं, बंगाल का सेन, कश्मीर का कारकोट और चोल राजवंश। और थर्ड वन इज चोल वंश। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसके अलावा मध्यकाल में हम तो स्टार्ट कर चुके थे इस्लाम का उदय, है ना? ये तो हम भैया प्रारंभ कर चुके थे कल। मध्यकाल में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेटा इस्लाम का उदय, द राइज ऑफ इस्लाम। ये हमें पढ़ना है। देखिए, इस्लाम का उदय हमें समझना है बच्चे। दूसरा, देखिए, अरब आक्रमण हमने देखा था, इसके पीछे की कहानी हमने जानी थी। और आज हम तुर्क इन्वेशन, तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले जो कल हमने पढ़ लिया था, एक बार हम उसको लिख लेते हैं। कल जो हमने पढ़ लिया था, एक बार हम उसको लिख लेते हैं, इस्लाम का उदय और अरब आक्रमण। उसके बाद फिर हम बंगाल का सेन, कश्मीर का कारकोट और चोल वंश करा देंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के हम, द राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के उदय से।
इस्लाम का उदय। ठीक है, तो मैं आराम से बोल बोल के लिखवा दूं, आप लोग लिख लेंगे, एक बार मुझे बताएंगे। आज ही बैच लिया है सोनम जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक, ओके, ठीक है, आप सब ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर, मुझे बताएंगे एक बार। मेरी आवाज अच्छे से आ पा रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है बेटा? स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको अभी तक केवल इतना बताया कि पूर्व मध्यकाल में, प्री मिडाइवल में, तीन टॉपिक ये हमें पढ़ने हैं। प्री मिडाइवल में एक हमें पढ़ना है बंगाल का सेन वंश, बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल का सेन वंश प्रश्न पूछे जाते हैं। कश्मीर का कारकोट और चोल राजवंश। ठीक है, चोल तो आपको बताइए कि ठीक है, चोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने कल मध्यकाल, ठीक है, जिसमें इस्लाम का उदय, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, तो इसमें आई थिंक हमने इस्लाम का उदय और अरब आक्रमण हमने क्लियर कर लिया था, है ना? इस्लाम का उदय और अरब आक्रमण हमने क्लियर कर लिया था, मतलब हमने एक पूरी स्टोरी की फॉर्म पे, ठीक है, उसे पढ़ लिया था। अब हमें ये केवल लिखना है, तो अब हमें ये केवल लिखना है। तो भैया जी एक बात बताओ, मैं बोल बोल के लिखाऊं, आप लोग लिख लेंगे? अगर मैं बोल बोल के लिखाता हूं तो आप लिख लेंगे, ठीक है, आज मुझे बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द राइज ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम के उदय के बारे में, और महत्वपूर्ण, ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें हम लोग, ठीक है, लिखते हैं। इस्लाम क्या है? तो बोला गया है कि खुदा के प्रति समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम क्या है बेटा? तो बोला गया है कि खुदा के प्रति समर्पण ही इस्लाम है। बोलो क्या है इस्लाम? कि खुदा के प्रति समर्पण ही इस्लाम है। और इसके संस्थापक कौन है इस धर्म के? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इसके संस्थापक कौन है बेटा इस धर्म के? तो इस धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, इसके संस्थापक है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, तो खुदा के प्रति समर्पण ही इस्लाम है, और संस्थापक हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कि इनका जो पैगंबर साहब का जो जन्म हुआ था वह 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, और कुरैश जनजाति में हुआ था। ठीक है, तो जन्म जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था, मक्का में हुआ था, एवं कुरैश जनजाति में हुआ था। कुरैश जनजाति में हुआ था। ठीक है, तो जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, जन्म मक्का में हुआ है, कुरैश जनजाति में हुआ है। इनके पिता साहब हैं अब्दुल्ला। ठीक है, इनके पिताजी जो अब्दुल्ला जी हैं, इनकी मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो चुकी थी। माता थी इनकी अमीना। ठीक है, और माता की मृत्यु भी इनके जन्म के 6 वर्ष के बाद ही होगी, इसलिए इनका जो भी पालन पोषण किया वो इनके चाचा अबू तालिब ने किया। ठीक है, अब अबू तालिब मेरे प्यारे बच्चे क्या थे?
ठीक है, एक व्यापारी थे अबू तालिब, जो कि इनके चाचा हैं, ठीक है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है सारा, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु तो इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। और जो इनकी माता है, ठीक है, माता इनके जन्म के 6 वर्ष के बाद स्वर्गवासी हो गई, तो इनका जो भी पालन पोषण किया वो इनके चाचा अबू तालिब ने किया। ठीक है, तो पिता अब्दुल्ला है, पिता अब्दुल्ला है, ठीक है, जिनकी मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई। इनकी मृत्यु मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही हो गई। इनकी मृत्यु पहले ही हो गई। ठीक है बच्चे, पिताजी के, माताजी जो है अमीना है माता, ठीक है ना, जन्म के 6 वर्ष बाद ये भी चल बसी। बताइए कितना कठिनाई भरा जीवन रहा होगा, ये आप सोच के देखिए। अतः इनका पालन पोषण के चाचा अबू तालिब ने किया, अतः इनका पालन पोषण अतः इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया, तालिब ने किया, जो कि एक व्यापारी थे, जो कि एक व्यापारी थे, व्यापारी थे। ठीक है, तो अतः इनका पालन पोषण जो किया, इनका पालन पोषण बेटा इनके चाचा ने किया, और इनके चाचा जो अबू तालिब है, अबू तालिब क्या थे, एक व्यापारी थे। 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ एक विधवा धनी व्यापारी की पत्नी खदीजा से। बस समझ पा रही है? तो 25 वर्ष की आयु में विवाह, मैं लिख देता हूं बच्चे, विवाह 25 वर्ष की आयु में हुआ, आयु में हुआ, ठीक है, एक विधवा धनी व्यापारी खदीजा से, खदीजा से। वास्तव में जब मोहम्मद साहब का विवाह हुआ ना खदीजा से, तब मोहम्मद साहब की स्थिति में वास्तव में मतलब परिवर्तन आया, तब उनकी स्थिति, ठीक है, पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से, नहीं तो उससे पहले वास्तव में स्थिति आर्थिक दृष्टि से बहुत खराब थी। तो 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक विधवा धनी व्यापारी, ठीक है, खदीजा से हुआ। ठीक है, उन दिनों खदीजा की जो उम्र थी वह 40 वर्ष थी। खदीजा बहुत बड़ी थी उन दिनों, उन दिनों खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी। उन दिनों बेटा खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी। देख, खदीजा 40 साल की थी उन दिनों। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे प्यारे बच्चे, वो जिब्राइल नामक एक देवदूत के द्वारा एक हीरा नामक गुफा में हुई थी 610 ईस्वी में। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सारी चीजें आपको याद आ रही होंगी। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई देवदूत, देवदूत जिब्राइल के द्वारा, द्वारा हीरा नामक गुफा में हुई, हीरा नामक गुफा में। ठीक है, एक्चुअली जिब्राइल ने ही इनको बताया, ठीक है, जिब्राइल ने इनको बताया 610 ईस्वी में कि आपको ईश्वर ने भेजा ही है, इसलिए है जिससे कि आप
देखिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और पैगंबर कौन होते हैं? मैसेंजर। पैगंबर का मतलब क्या होता है बेटा? मैसेंजर। मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब इसलिए पैगंबर कहलाए क्योंकि पैगंबर का मतलब भी होता है जो ईश्वरीय संदेशों का प्रचारक है, जो ईश्वरीय संदेशों का प्रचार प्रसार करता है। तो आप लिख लेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह पैगंबर कहलाए, पैगंबर कहलाए, है ना। सॉरी बेटा, माफ करना। पैगंबर कहलाए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह पैगंबर कहलाए, कहलाए। अर्थात, अर्थात देखिए ईश्वरीय संदेशों के ईश्वरीय संदेशों के प्रचारक एवं प्रसारक, प्रसारक। मतलब उन्हें बताया गया कि आपको धरती पे अल्लाह ताला ने भेजा इसलिए कि ताकि आप उनकी ईश्वरीय संदेशों को, ठीक है, प्रचार प्रसार कर सके। ठीक है, फिर बाद में 610 ईस्वी में इनको एक्चुअली ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इनकी पत्नी खदीजा एवं चाचा की मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी खदीजा, इनकी पत्नी खदीजा एवं चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई। ये ध्यान रखना। देखिए इनकी पत्नी जो खदीजा है, इनकी पत्नी खदीजा और चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई। अब अबू तालिब का पुत्र कौन था बेटा? अबू जहल। मैंने बताया था कि अबू तालिब का बेटा था अबू जहल। ठीक है, जब मृत्यु हुई, ठीक है ना, अबू तालिब की, तो इनका बेटा जो था, मतलब इनका चचेरा भाई अबू जहल से इनका मतभेद हो गया। ठीक है, मतभेद हो गया। तो इनको जो है ना व्यापार से बेदखल कर दिया गया। मतभेद हुआ तो जो व्यापार कर रहे थे, ये व्यापार से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, मत अबू जहल, लिख देता हूं, अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब के बेटे, बेटे अबू जहल से इनका मतभेद हो गया। अबू जहल से इनका मतभेद हो गया। मतभेद हो गया और इन्होंने, ठीक है ना, मतलब वो जो व्यापारिक संघ था, व्यापारिक संघ, ठीक, जो व्यापारिक संघ था उसे छोड़ दिया या फिर इनको निकाल दिया, जो भी आप कहें बच्चे, क्योंकि अब कोई इन्हें सपोर्ट करने वाला तो रहा नहीं। अबू जहल ऑलरेडी जो इनके चाचा का बेटा है, वो पहले से इनसे बहुत चिढ़ता है, बहुत ज्यादा चिढ़ता है पहले से ही। तो जब चाचा की मृत्यु हो गई, तो चाचा की मृत्यु के बाद वास्तव में चाचा थोड़ा बहुत इनके फेवर कर भी देते थे, ठीक है, क्योंकि चाचा ने ही बचपन से अपने पुत्र की तरह पाला है। ठीक है, तो चाचा ने बचपन से अपने पुत्र की तरह पाला है, तो चाचा फेवर कर भी देते थे। लेकिन जब चाचा की मृत्यु हो गई, तो चाचा की मृत्यु के बाद अब कोई ऐसा रहा नहीं वास्तव में जो इनका फेवर कर सके। ठीक है, उधर क्या है कि उधर ये, देखिए ईसाई, सॉरी, उधर ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही इनको जो जिम्मेदारी दी है जिब्राइल ने, तो जिब्राइल से मिली हुई जिम्मेदारी के, ठीक है, बाद ये इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार किया और मक्का में जो प्रचलित मूर्ति पूजा थी उसका विरोध किया, है ना। तो इन्होंने इन्होंने इस्लामिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया।
इस्लामिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और मक्का में प्रचलित मक्का में प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किया। मक्का में प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किया। विरोध किया। तो इस्लामिक शिक्षाओं का बेटा प्रचार प्रसार किया इन्होंने। और मक्का में जो मूर्ति पूजा चल रही थी, मक्का में चल रही मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। बात समझ में आ रही है? अब ठीक है, कुरैश जनजाति से इस कारण इनका विरोध भी हुआ इसी संदर्भ में। ठीक है, अब जब कुरैश जनजाति से, क्योंकि कुरैश जनजाति के लोग एक तरह के ब्राह्मण थे जो मूर्ति पूजा से आय प्राप्त करते थे। ठीक है, जिस संदर्भ में कुरैश जनजाति से इनका मतभेद हुआ, जिस संदर्भ में कुरैश जनजाति से इनका मतभेद हुआ, जिस संदर्भ में बेटा कुरैश जनजाति से इनका मतभेद हुआ। और जब कुरैश जनजाति से इनका मतभेद हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो इन्हें उस दौरान मदीना से निमंत्रण आया। उस दौरान मदीना से निमंत्रण आया। मदीना से निमंत्रण आया इनको। ठीक है ना? तो बेटा मदीना से इनको निमंत्रण आ गया और 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए। इस घटना को इस्लाम जगत में हिजरत कहा जाता है। 622 में 622 ईस्वी में यह मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना चले गए। चले गए। इस घटना को इस्लाम जगत में हिजरत कहा जाता है। इस घटना को इस्लाम जगत में हिजरत कहा जाता है। हिजरत कहा जाता है। ठीक है, तो 622 ईस्वी में बेटा जब वे मक्का से मदीना चले गए, मक्का से मदीना, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? हिजरत कहेंगे। और इसलिए 622 ईस्वी में ठीक है हिजरी संवत ठीक है आरंभ हुआ। ठीक है, जब वे मक्का से मदीना गए 622 में, तो इसी उपलक्ष्य में हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार तुम सब करेंगे। ठीक है, अच्छा। अब इस्लामिक शिक्षा क्या है, इस्लामिक शिक्षा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस्लामिक शिक्षा क्या है ना? तो बेटा सबसे पहली इस्लामिक शिक्षा है कि ईश्वर एक है और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उनके प्रतिनिधि हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उनके प्रतिनिधि हैं। हजरत मोहम्मद साहब उनके प्रतिनिधि हैं। ठीक है, ध्यान रखना।
ईश्वर एक है बेटा, ईश्वर एक है और पैगंबर हजरत मोहम्मद सब उनके प्रतिनिधि हैं। ईश्वर एक है और पैगंबर हजरत मोहम्मद सब उनके प्रतिनिधि हैं। सबसे पहली शिक्षा तो मेरे प्यारे बच्चे ये है, अर्थात इन्होंने ईश्वरी एकता पर बल दिया कि ईश्वर एक है ना। तो अर्थात इन्होंने इन्होंने अपनी इस्लामिक शिक्षाओं में इन्होंने ईश्वरीय एकता पर बल दिया। इन्होंने ईश्वरीय एकता पर बल दिया। ईश्वर एकता पर बल दिया, ठीक है। तो ईश्वर एक है और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उनके प्रतिनिधि हैं। मतलब कहने का आशय ये है कि इन्होंने बेटा ईश्वरी एकता पर बल दिया, कि ईश्वरी एकता के बारे में इन्होंने बात कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मेरे अनुयायी हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, मेरी शिक्षाओं को जो फॉलो करते हैं, तो मेरे अनुयायियों को 5 कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है। जो मेरे अनुयायी होंगे, मेरे अनुयायियों को 5 कर्तव्य पूरा करना आवश्यक होगा। एक सेकंड रुके। चलिए ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था बेटा कि इन्होंने ईश्वरी एकता पर बल दिया, कि इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उनके क्या हैं, उनके प्रतिनिधि। इन्होंने कहा कि जो मेरे अनुयायी हैं, मेरे अनुयायियों को 5 कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक है। तो इन्होंने अपने अनुयायियों को इन्होंने अपने अनुयायियों को अपने अनुयायियों को बेटा 5 कर्तव्यों को पूरा करने की सलाह दी। 5 कर्तव्यों को पूरा करने की सलाह दी। सलाह दी कि भाई जो भी मेरे अनुयायी हैं वो 5 कर्तव्य पूरा करेंगे। वो 5 कर्तव्य कौन से होंगे? कलमा, ठीक है। चलो, इस्लामिक धर्म में मेरे प्यारे बच्चे एक सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है और वो होता है कलमा, कलमा पढ़ना। दूसरा होता है हज, ठीक है, हज पर जाना मतलब धार्मिक यात्रा हज की, ठीक है। तीसरा होता है कलमा, हज के बाद नमाज, ठीक है। 5 वक्त की बेटा नमाज अदा करनी होती है। 5 वक्त की नमाज अदा करनी होती है, 5 वक्त, ठीक है। इसके बाद व्रत रखना, जैसे हिंदुओं में व्रत होता है ऐसे ही रोजा, एक व्रत रखना होता है, व्रत, ठीक है, जैसे हिंदुओं में व्रत वैसे यहाँ पर रोजा होता है। और चौथा होता है मतलब पांचवा पांचवा होता है बेटा जकात। जकात एक प्रकार का धार्मिक कर है, ठीक है। जकात क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक प्रकार का धार्मिक कर है जो धनी मुस्लिम व्यापारियों से वसूल किया जाता था। ये उनकी आय का 1/40वां हिस्सा होता था, जकात जो है ना। तो जकात, ये ध्यान रखना, धनी मुस्लिम व्यापारियों से वसूल किया जाता था। ये एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। मतलब ये क्यों वसूल किया जाता था जकात? आप पूछेंगे कि सर जकात को क्यों वसूल किया जा रहा है? बेटा इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, है ना। क्योंकि अर्थ से ही धर्म का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि जब अर्थ होगा तभी धर्म का प्रचार प्रसार होगा, बिना अर्थ के धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रयास किए, अपने दूत भेजे, अपनी पुत्री अपने पुत्र भेजे, रुपया खर्च किया, तभी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर हो सका। क्लियर है? ये बस समझ में आ रही है? तो जकात क्या है? धनी मुस्लिम व्यापारियों से धनी मुस्लिम व्यापारियों से वसूल किया जाने वाला एक कर है। धनी मुस्लिम व्यापारियों से वसूल किया जाने वाला कर।
ठीक है, जकात कहलाता है। तो एक ऐसा कर बेटा जो धनी मुस्लिम व्यापारियों से वसूल किया जाता है उसको जकात कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बोला गया है कि इस्लामिक राज्य का जो आधार है वह धार्मिक ग्रंथ कुरान है। यहाँ पर बोला है कि इस्लामिक राज्य का आधार, इस्लामिक राज्य का आधार आधार धार्मिक ग्रंथ कुरान है। कुरान है। ठीक है, ईश्वर एक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उसके प्रतिनिधि हैं। ईश्वर एक है बेटा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब उसके प्रतिनिधि हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोली। इन्होंने ईश्वरीय एकता पर बल दिया। इन्होंने अपने अनुयायियों को 5 कर्तव्यों को पूरा करने की सलाह दी। और वो 5 कर्तव्य कौन कौन से हैं? कलमा, हज, नमाज, रोजा और जकात। इसके अलावा जकात मैंने बता दिया कि बेटा एक ठीक है प्रकार का कर है जो धनी मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाएगा और किसी से नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा बच्चे इस्लामिक कानूनों में जो अन्य प्रकार के कर, वो मैं आपको बता देता हूं। इस्लामिक कानूनों में विभिन्न प्रकार के जो कर हैं, विभिन्न करों का जो वर्णन किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इस्लामिक कानूनों में बेटा जो विभिन्न प्रकार के करों का जो वर्णन किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस्लामिक कानूनों में कौन कौन से करों का ठीक वर्णन किया गया है। इस्लामिक कानूनों में कौन कौन से टैक्सेस के बारे में बात कही गई है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया जकात ही है। जकात, जकात क्या है बेटा? धनी मुस्लिम व्यापारियों से वसूल किया जाता है कि नहीं? धनी मुस्लिम व्यापारियों से वसूल किया जाता है। व्यापारियों से वसूल किया जाने वाला कर है। जकात, लेकिन जो धनी मुस्लिम व्यापारियों से वसूल किया जाता है जकार है। इसके बाद उस्र है। उस्र एक प्रकार का कृषि कर है जो कि उपज पर लगता है। उस्र, उस्र ठीक है, एक प्रकार का बेटा कृषि कर है जो कि उपज पर लगता है। उपज पर लगता है, एक प्रकार का कृषि कर है बेटा उस्र। ठीक है, उस्र जो कृषि कर है ये उपज पर लगता है। ठीक है, अब कृषि दो प्रकार की है। प्राकृतिक कृषि है। प्राकृतिक कृषि का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि जो ठीक है प्राकृतिक रूप से हो रही है, वर्षा से जो कृषि हो रही है, तो प्राकृतिक कृषि पर संपूर्ण उपज का 1/10 भाग वसूल किया जाएगा। और कृत्रिम कृषि पर संपूर्ण उपज का 1/20 भाग वसूल किया जाएगा, क्योंकि कृत्रिम कृषि में जो किसान है वे सिंचाई के साधनों में खर्च करता है, इसलिए वहां पे कम लिया जाएगा। ठीक है ना? तो उस प्राकृतिक कृषि से संपूर्ण उपज का 1/10 भाग कर वसूल किया जाएगा। प्राकृतिक कृषि से संपूर्ण उपज का 1/10 भाग वसूल किया जाएगा। संपूर्ण उपज का 1/10वां भाग, 10वां भाग। ठीक है ना? और कृत्रिम कृषि से बचे संपूर्ण उपज का 1/20वां भाग वसूल किया जाता है। संपूर्ण उपज का 1/20वां भाग वसूल किया जाता है। संपूर्ण उपज का 1/20वां भाग वसूल किया जाता है। संपूर्ण उपज का 1/20वां भाग वसूल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, आ रही है ये बात समझ में सभी को? बोलो क्लियर है? तो प्राकृतिक कृषि से संपूर्ण उपज का 1/10वां भाग, प्राकृतिक कृषि से संपूर्ण उपज का 1/10वां भाग वसूल किया जाता है। प्राकृतिक कृषि से
ठीक है। तो प्राकृतिक कृषि से हम संपूर्ण उपज का 1/10वां भाग वसूल करेंगे, और कृषि अगर कृत्रिम है तो कृत्रिम कृषि से संपूर्ण उपज का 1/, ठीक है, 20वां भाग वसूल करेंगे। उस रहे सदका है एक प्रकार का एक्सचेकर, ठीक है। आप दो या ना दो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सदका आप दो या ना दो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो सदका एक प्रकार का बेटा एक्सचेकर है। सदका जो है वह एक प्रकार का एक्सचेकर है। एक प्रकार का एक्सचेकर है बेटा। और जजिया एक धार्मिक कर है, जो गैर मुसलमानों से, जो मुसलमान नहीं है, जो गैर मुसलमान है, उससे जजिया वसूल किया जाएगा। तो जजिया धार्मिक कर है। जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता है। गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता है। वसूल किया जाता है। ठीक है। तो बेटा जजिया धार्मिक कर है, और जजिया जो धार्मिक कर है वो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता है। ठीक है। चलिए, अब कुरान में उल्लिखित बेटा जो धार्मिक कानून है, कुरान में जो धार्मिक कानून लिखे हुए हैं, कुरान में लिखे हुए धार्मिक कानूनों को हम जवाबित कहते हैं। ठीक है। नोट में आप लिखेंगे कि भाई कुरान में उल्लिखित धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। नोट में लिखेंगे कुरान में उल्लिखित, कुरान में उल्लिखित धार्मिक कानूनों को, धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। ठीक है। तो बेटा कुरान में जो लिखे हुए धार्मिक कानून हैं, कुरान में उल्लिखित धार्मिक कानूनों को हम लोग क्या कहते हैं? जवाबित कहते हैं। कुरान में उल्लिखित धार्मिक कानूनों को बाबू क्या कहते हैं? कुरान में उल्लिखित धार्मिक कानूनों को बोला जाता है कि वह जवाबित हैं। ठीक है। क्या कहा जाता है? जवाबित हैं। कुरान में उल्लिखित धार्मिक कानूनों को क्या बोला जाता है बेटा? वे जवाबित हैं। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुरान में उल्लिखित धार्मिक कानूनों को क्या बोला जाता है? कुरान में लिखे हुए धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है कि भाई वह जवाबित है। ठीक है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद जब मदीना, क्योंकि मोहम्मद साहब तो मक्का से मदीना आ गए, मदीना पर बेटा कुरैशों का आक्रमण हुआ, है ना। और जब मदीना पर कुरैशों का आक्रमण हुआ तब मोहम्मद साहब ने बच्चे 3 प्रमुख युद्ध लड़े थे, और तीनों युद्धों में मोहम्मद साहब ने कुरैशों को पराजित किया। ठीक है। और इसके बाद फिर मोहम्मद साहब ने एक धार्मिक राज्य की स्थापना की। क्लियर है? तो जब मदीना पर कुरैशों का आक्रमण हुआ, आप लिखेंगे इस पर कि भाई जब मदीना पर कुरैशों का आक्रमण हुआ, मदीना पर जब कुरैशों का आक्रमण हुआ, आक्रमण हुआ, तब तब मोहम्मद साहब ने, तब मोहम्मद साहब ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े बेटा। लड़े, और और एक धार्मिक राज्य की स्थापना की, और एक धार्मिक राज्य की स्थापना की, एक धार्मिक राज्य की स्थापना की, स्थापना की। ठीक है। तो मदीना पर जब बेटा कुरैशों का आक्रमण हुआ तब मोहम्मद साहब ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े, और एक धार्मिक राज्य की मोहम्मद साहब ने स्थापना की। ठीक है। अब बेटा उन्होंने 3 प्रमुख युद्धों का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने कुरैशों को पराजित किया। बद्रा का युद्ध, उहूद का युद्ध, और डच का युद्ध। ठीक है। बद्रा, उहूद और डच का युद्ध। बद्रा का युद्ध,
उहूद का युद्ध, उहूद का युद्ध, बद्र का युद्ध और डिच का युद्ध। डिच का युद्ध। तो तीन प्रमुख युद्ध लड़े, बद्रा, उहूद और डिच। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? तीन प्रमुख युद्ध लड़े, बद्रा, उहूद और डिच। ये तीन प्रमुख युद्ध लड़े उन्होंने, बद्रा, उहूद और डिच का युद्ध। और तीनों युद्धों में मोहम्मद सब ने कुरैशों को बहुत जबरदस्त तरीके से पराजित किया बच्चे। फिर इसके बाद 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने अपना किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। ठीक है, लेकिन बाद में जो मोहम्मद साहब के निधन के बाद जो इस्लामिक जगत के प्रधान है वो खलीफा कहे गए। ठीक है ना, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, आगे बच्चे, कि 63 वर्ष की आयु में, 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना कि मृत्यु से पहले इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। मृत्यु से पहले इन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। मृत्यु से पहले इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। और ये बस समझ में, मृत्यु से पहले इन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना। ठीक है, इन्होंने बेटा किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था मृत्यु से पहले। और इसके बाद एक मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम जगत के प्रधान खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम जगत के प्रधान मुस्लिम जगत के प्रधान खलीफा कहलाए बेटा। मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम जगत के जो प्रधान हैं वो खलीफा कहलाए गए। और ये बस समझ में, मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम जगत के प्रधान बेटा क्या कहलाए गए? मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिम जगत के प्रधान को, ठीक, हम खलीफा कहा, खलीफा। ठीक है ना, और प्रारंभिक चार खलीफा बहुत पूछे जाते हैं कि भाई प्रारंभिक चार खलीफा कौन कौन हुए? चार खलीफा कौन कौन हुए? तो आप बोलेंगे अबू बकर, ठीक है, उमर, उस्मान और अली मेरे प्यारे बच्चे। ये ध्यान रखना, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये चार प्रमुख खलीफा हुए थे, जो प्रारंभिक चार खलीफा थे। ठीक है ना, और इनका बच्चे इस्लाम जगत में बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है इनका इस्लाम जगत में। ठीक है, तो ये तो हो गया इस्लाम। उम्मीद करता हूं कि मैंने मोहम्मद साहब के बारे में आपको सब कुछ बताया, और एक एक पॉइंट, क्योंकि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आज तो केवल हमने लिखा है। ठीक है, पहले पूरी कहानी के तौर पर हमने पढ़ लिया था। चलिए अब हम बात करेंगे, ठीक है, सिंध पर अरब आक्रमण। नेक्स्ट, सिंध पर अरब आक्रमण बेटा। सिंध पर अरब आक्रमण। तो अब ये जो सिंध पर अरब आक्रमण हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये जो भैया जी सिंध पर अरब आक्रमण हुआ है, सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है?
चचनामा। बात समझ में आ रही है? देखिए इसका कोई लेखक ही नहीं है, इसका लेखक ज्ञात ही नहीं है, लेकिन सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में जो जानकारी मिली है, सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में जानकारी बच्चे हमें ठीक है चचनामा से मिली है। तो एक्चुअली था क्या बेटा? ठीक है, क्लियर है? एक बार सब लोग थम्स अप करो, बताओ क्लियर है? चलिए आइए। तो बेटा देखो, अरब आक्रमण देखिए स्रोत है चचनामा। हमें अरब आक्रमण के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है, अरब आक्रमण के बारे में हमको जानकारी मिलती है ठीक है चचनामा नामक ग्रंथ से। किससे भैया जी? ठीक है चचनामा नामक ग्रंथ से हमको जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे कि अरबों के सिंध पर आक्रमण से पहले ठीक है चाच नाम का एक जो ब्राह्मण राजा था, उनका उन क्षेत्रों पर अधिकार था। अरबों के सिंध पर आक्रमण से पहले बेटा चाच नाम के एक ब्राह्मण राजा का उन क्षेत्रों पर अधिकार था। चाच के बाद उसका उत्तराधिकारी राजा दाहिर हुआ, ठीक है, जिसकी राजधानी देउल थी। और इसी के समय में राजा दाहिर के समय में ही 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ। ठीक है, सिंध पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी बेटा राजा दाहिर के समय में उबैदुल्लाह और बुदैल नाम के व्यक्ति आक्रमण कर चुके थे, जो कि पूरी तरह से एक असफल आक्रमण हुआ था। अगर चार से पहले हम बात करें तो चार से पहले सिंध पर राय वंश, साहसी वंश या शूद्र वंश का शासन था बेसिकली। देखिए इस राजवंश के जो कि शूद्र वंश है, इस राजवंश के 5 शासकों ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, इस राजवंश के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, बस इस राजवंश का अंतिम शासक राय साहसी द्वितीय था, जिसकी हत्या उसी के एक ब्राह्मण मंत्री चाच ने कर दी। और चाच ने फिर ब्राह्मण वंश की स्थापना की सिंध में, और चाच का उत्तराधिकारी राजा दाहिर हुआ। देखिए इतनी जानकारी हमें पता चलती है। ठीक है, चलिए आइए। सिंध पर अरब आक्रमण से पहले, सिंध पर अरब आक्रमण से पहले पहले एक ब्राह्मण राजा एक ब्राह्मण राजा चाच का अधिकार था बेटा। ब्राह्मण राजा चाच का अधिकार था सिंध पर अरब आक्रमण से पहले, ठीक है, अधिकार था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी राजा दाहिर राजा दाहिर शासक बना शासक बना जिसके समय में जिसके समय में सिंध पर, ठीक है, अरबों का आक्रमण हुआ। जिसके समय में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। अरब आक्रमण से पहले बच्चे, ठीक है, हाँ, लिखेंगे चाँद से पहले पहले सिंध पर चाँद से पहले सिंध पर राय ऑब्लिक साहसी ऑब्लिक शूद्र वंश का शासन था बेटा। शूद्र वंश का शासन था।
शासन था, जिसके जिसके 5 शासकों ने 5 शासकों ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। 5 शासकों ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। ना बेटा, 5 शासकों ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। अंतिम शासक साहसी द्वितीय का ब्राह्मण मंत्री चास था। अंतिम शासक, ठीक है ना, साहसी द्वितीय का ब्राह्मण मंत्री चास था। द्वितीय का ब्राह्मण मंत्री चास था। ब्राह्मण मंत्री चाच था। मंत्री चाच था बेटा, ठीक है, चाच था, जिसने जिसने ठीक है ना, साहसी द्वितीय की हत्या कर इस राजवंश की स्थापना की। हत्या कर इस राजवंश की स्थापना की बेटा। इस राजवंश की स्थापना की। तो साहसी द्वितीय की हत्या करके बेटा, ठीक है, इस राजवंश को स्थापित किया। चलिए, स्रोत है बेटा चचनामा, ठीक है, जो सिंध पर अरब आक्रमण के बारे में बताता है। स्रोत है चचनामा, और जो चचनामा के लेखक अज्ञात हैं। चचनामा के लेखक के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि चचनामा मूलतः अरबी भाषा में है। ठीक है, इसके बारे में मैं लिख देता हूं। चचनामा बेटा मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई, अरबी में लिखी गई, मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई। चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई। ठीक है, नासिरुद्दीन कुवाचा के समय में, नासिरुद्दीन कुवाचा जब सिंध का शासक बना था, तो नासिरुद्दीन कुवाचा के समय में कुवाचा के समय में अबू बकर कूफी के द्वारा इसका, अबू बकर कूफी के द्वारा बेटा इसका, ठीक है, अरबी से फारसी में अनुवाद किया गया। 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 ठीक है बच्चे, तो बोलते हैं अरबी भाषा में लिखी गई थी कुवाचा के समय में। जो नासिरुद्दीन कुवाचा है ना भाई, नासिरुद्दीन कुवाचा के समय में मेरे भाई, ठीक है, इसका अनुवाद मूलतः अरबी से, ठीक है, फारसी भाषा में किया गया था। ठीक है, लिखी मूलतः अरबी में लिखी गई थी, कुवाचा के समय में अरबी से फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। ये बात समझ में आ रही है सभी को? जी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब सिंध पर अरब आक्रमण का कारण क्या था? ठीक है, तो अब हम सिंध पर अरब आक्रमण का कारण, अरब आक्रमण का कारण, ठीक है, तो मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी बच्चे। अरब आक्रमण का कारण पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट्स में लिख दे रहा हूँ, है ना, इस चीज को मैं संक्षेप में लिख दे रहा हूँ कि भाई सिंध पर अरब आक्रमण का कारण क्या था। ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से सिंध पर अरब आक्रमण का कारण समझेंगे, जानेंगे कि भाई सिंध पर अरब आक्रमण का आखिर
कारण क्या था वो हमें समझना है। तो सबसे पहले जो सिंध पर अरब आक्रमण के जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो तो उस घटना के बाद होती है जब श्रीलंका के राजा के द्वारा बेटा, पहली राजा के द्वारा द्वारा इस्लाम इस्लाम स्वीकार किए जाने के उपरांत, इस्लाम स्वीकार किए जाने के उपरांत, है ना बेटा, जो श्रीलंका का शासक है श्रीली राजा के द्वारा इस्लाम स्वीकार किए जाने के बाद बच्चे, ठीक है ना, खलीफा वाहिद खलीफा वाहिद वाहिद एवं उसके इराकी गवर्नर, उसके इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए, हज्जाज के लिए भेंट से भरा, भेंट से भरा, उपहारों से भरा जहाज को बेटा उपहारों से भरे जहाज को सिंध के लुटेरों के द्वारा लूटा जाना, सिंध के लुटेरों के द्वारा लूटा जाना। यहां से शुरुआत हुई। तो बेटा जहाजों से जो उपहारों से भरे जहाज था, देखो उसको सिंध के लुटेरों के द्वारा बेटा लूट लिया गया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, इराकी गवर्नर जो है मेरे प्यारे बच्चे हज्जाज, उसने ताहिर को संदेश भिजवाया कि वो समुद्री लुटेरों को पकड़कर उन्हें दंडित करे और जो लूटा गया सामान है उसको जब्त करने के उपरांत तुम्हारे तुरंत हमारे पास भेजे। लेकिन आप सबको पता है कि बच्चे ताहिर ने मना कर दिया कि वो भाई ठीक है मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, उन पर मेरा किसी भी प्रकार का कोई बस नहीं है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और यहीं से ठीक है सिंध पर अरब आक्रमण की वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार हुई बच्चे। ठीक है ना, इस क्रम में तीन प्रमुख आक्रमण हुए सिंध पर, तीन प्रमुख आक्रमण हुए। सबसे पहला उबैदुल्ला का उबैदुल्ला का आक्रमण हुआ। दूसरा बुदैल का आक्रमण हुआ। और तीसरा ठीक है मोहम्मद बिन कासिम का, तीसरा मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। अभी जो तीसरा मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, ये एक सफल आक्रमण था बच्चे। सफल आक्रमण था, ठीक है, जिसमें सिंध की राजधानी ठीक है देवल को पराजित किया गया और राहुर के किले में बेटा लड़ता हुआ राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुआ। रावर के किले में लड़ता हुआ लड़ता हुआ दाहिर वीरगति को प्राप्त हुआ बेटा। वीरगति को प्राप्त हुआ, वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद बेटा इसकी एक योग्य पत्नी, इसके बाद रानी बाई ने रानी बाई ने मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ
रानी बाई ने मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ मोर्चा संभाला, संभाला और 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 ठीक है ना, वीरता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए ठीक है ना, मृत्यु का वर्ण किया। वीरता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए बेटा मृत्यु का वर्ण किया इन्होंने, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु का वर्ण किया मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये है, देखिए इसके बारे में। इनके बाद ठीक है, इनकी एक विधवा लाड़ू बेगम से, इनकी बेटा दाहिर, तो दाहिर की इनकी एक विधवा विधवा लाड़ू से, रानी लाड़ू फिर बेगम हो गई ठीक है, अभी तक वो लाड़ू थी और लाड़ू फिर आगे चलकर बेटा बेगम हो गई, लाड़ू चल के आगे बेगम हो गई। तो इनकी एक विधवा लाड़ू से मोहम्मद बिन कासिम ने विवाह किया एवं दो पुत्री को, एवं दो पुत्री परमल देवी और सूरजमल देवी को खलीफा के सम्मान में भिजवाया गया। दो पुत्री परमल देवी एवं सूरजमल देवी को देवी को खलीफा के सम्मान में भिजवाया, भिजवाया और वही इसकी मृत्यु का कारण बने। अंततः वही इसकी मृत्यु का, मैंने बताया था ना कैसे कारण बनी, अंततः वही इसकी मृत्यु का कारण बने। कारण बने। चलिए देखिए बच्चे, क्लास लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, टाइम देख लो 4:11 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि भैया आज मुझे टारगेट कंप्लीट करना था। देखिए ज्यादा बातचीत करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लास्ट क्लास में ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, है ना। और जब हम एक टारगेट के तहत आते हैं कि नहीं भाई इतना कंप्लीट करना है, तो फिर कोई बातचीत नहीं, फिर कोई बातचीत नहीं, ठीक है, किसी भी तरह की। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे मुल्तान विजय, बस लास्ट बचा हुआ है मुल्तान विजय। 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता। 713 में बेटा मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता। कासिम ने मुल्तान को जीता, मुल्तान को जीता और वहां से अपार मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। वहां से अपार मात्रा में, मुल्तान से बेटा अपार मात्रा में सोना चांदी प्राप्त हुआ। सोना लिख लो यार, बस चांदी क्या, अपार मात्रा में सोना प्राप्त हुआ, जिससे कि जिससे कि मुल्तान का नाम, मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी पड़ गया, स्वर्ण नगरी पड़ गया।
ठीक है। इससे बच्चे क्या हुआ कि मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी पड़ गया। इससे बेटा मुल्तान का नाम क्या पड़ गया, स्वर्ण नगरी पड़ गया। मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। जी। अब आप खुद देखो, देखिए शिवम कुमार जी बेटा, और जितने भी मनीष, जितने भी प्यारे भैया हैं, ये हमने एक लेक्चर में पूरी कहानी समझ ली थी। ठीक है, पूरा एक लेक्चर लग गया इसको लिखने में। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं। अब देखो दो तरह से आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो आप लोग बच्चे नहीं हो बेटा, आप लोग यूपी कांस्टेबल वाले नहीं हो। ठीक है ना, आपका लेवल वैसा। तो या तो मैं आपको ठीक है ना स्टोरी बताने के बाद बेटा ठीक है पीडीएफ से पढ़ा दूं, या फिर मैं लिखवा दूं आपको बोल बोल के। तो इससे क्या है, देखो टाइम, ये मैंने आज आपको इसलिए लिख के सारी चीजें बताई कि आप खुद देखो लिखने के बाद कितना टाइम लगता है। अगर हम पीडीएफ आज लेकर आते, आप लोग मना करते हो ना कि सर पीडीएफ पीडीएफ, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अगर आज हमारे पास पीडीएफ होती ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक और कंप्लीट कर लेते। कश्मीर के कारकुट वंश, सेन वंश और चोल, इन तीनों को आज हम खत्म कर देते, और फिर हम तुर्क इन्वेशन पे आ जाते, तुर्क आक्रमण पे आ जाते। जी देखो अब कह रहे हैं कि सर केवल बोल दिया करो आप। हाँ, जैसे एक सवाल आ रहा है कि सर क्या मक्का में मूर्ति पूजा होती थी? बिल्कुल होती थी बेटा। ठीक है, मक्का में मूर्ति पूजा होती थी। इस्लाम से, ओह माफ करना, इस्लाम से पहले बेटा मक्का में ठीक है मूर्ति पूजा ही होती थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, वहां पे मूर्ति पूजा ही होती थी। तो ये सारी बातें लिखी, और मेरा हाथ आज दर्द करने लग गया। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे। अच्छा अब आप ठीक है ये बताओ, थैंक यू। ठीक है, अब आप ये बताओ बच्चे कि आपकी जो तीनों क्लासेस हैं ठीक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अब वो डेली होंगी, डेली होंगी। आप अक्टूबर का केवल मुझे समय दीजिए, अक्टूबर और हाफ ऑफ नवंबर, केवल आप मुझे इतना समय दीजिए, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि उधर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट है, उधर पॉलिटी में ठीक है ना आपकी लगभग ठीक है बहुत हद तक ठीक है, आधी सी पॉलिटी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन अभी 40% पॉलिटी, 30% पॉलिटी आपकी वहां पर पॉलिटी में भी कंप्लीट होगी। अब केवल केवल अक्टूबर में मैं आपको प्रोमिस करता हूं कि तीनों विषय जो हैं ये आपके 70% से ऊपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 70-80% आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बस अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, बस ये काम आपको करना है। ठीक है सर, आपका हाथ दर्द करने लगा, सोचो पीडीएफ से लिखने पर हमें कितना दर्द होता होगा। शिल्पी करिए, शिल्पी पीडीएफ से लिखना ही क्यों है भाई, पीडीएफ से लिखना ही क्यों है मेरी बहन? एक बात बताओ, जब पीडीएफ है, सोच के देखो, जब पीडीएफ है तो पीडीएफ से रिवीजन करना है ना, पीडीएफ से रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं शिल्पी, इतना तो समझो मेरी बहन, शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स तुम्हें क्यों नहीं लिखा सकता, यहाँ पर मैंने क्यों लिखाया बच्चे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर भी फिर तुम ये कहने लग जाते कि सर ठीक है अच्छे से पूरा डिटेल में आप लिखाइए। अगर आप यहाँ पे मुझे शॉर्ट नोट्स लिखाने के लिए बोल दो ठीक है तो सही है। ठीक है, तो आपको अभी एक्चुअली क्या है कि अभी आपको बेटा पढ़ने की स्ट्रेटजी नहीं पता कि कैसे पढ़ा जाए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होता है। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस सेट अब होंगे बेटा, हर एक सैटरडे प्रैक्टिस सेट होगा अब तो। ठीक है, इसलिए मंडे टू फ्राइडे आपकी एप्लीकेशन पे क्लास, और सैटरडे है यूट्यूब के लिए। यूट्यूब पे हम पीवाईक्यूज कराएंगे। अब जैसे एंशियंट हिस्ट्री हो गया पूरा, है ना, पूरा एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री ठीक है हम जबरदस्त तरीके से कराएंगे। 3 चैप्टर एंशियंट हिस्ट्री के ले लेंगे, ठीक है, 3 चैप्टर हम ज्योग्राफी के ले लेंगे। ठीक है, ऐसे कर करके हम प्रैक्टिस कराएंगे बहुत मजे से, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब जितना भी अभी तक हमने पढ़ा हर एक शनिवार को प्रैक्टिस करके उसको हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद 5 दिन में जितना भी हुआ ठीक है फिर उसकी प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर कराएंगे। जी। हाँ बताऊंगा स्ट्रेटजी, आज एक वीडियो बनाऊंगा बेटा कि नोट्स कैसे बनाएं, किस तरह से करें। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में, है ना, ज्योग्राफी की क्लास में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखो, थोड़ी सी देर। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।